नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा है? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं में से इस बातचीत में। क्या अमित शाह ने अब कुछ ठान लिया है और फिर अब आने वाले दिनों में यूपी में क्या होने जा रहा है? सीधे चलते हैं केपी मलिक के पास। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये जो 4PM फिल्म्स का लोगो देख रहे हैं, इसकी इश्तियाक मूवी को आप सबने बहुत पसंद किया। नाम देखिए अभी तक तो 4PM फिल्म्स में जाइए, यूट्यूब में जाइए, 4PM फिल्म्स को खोलिए, इश्तियाक देखकर बताइए पिक्चर कैसी लगी। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद संजय जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। और अब मुझे लग रहा है आप नई बैकग्राउंड दिख रही है, मुंबई पहुंच गया, मुंबई वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं मुंबई आ गया क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत तड़का लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मुंबई में रहकर ही देखूं कि तड़का लग कैसे रहा है। तो वाकई में बहुत चल रहा है, लेकिन बात मैं करूंगा उत्तर प्रदेश की। मुझे याद है कुछ साल पहले बकरीद थी, तो बकरीद पे भाई लोग शुरू हो जाते हैं कि शर्म नहीं आएगी, आज बेजुबान जानवर काटे जाएंगे और नालियों में खून बहेगा, इस तरह के डायलॉग चल रहे थे। तो मैंने हालांकि फेसबुक पे लिखा, भाई उस समय में, अभी मैंने कुछ दिनों से नॉनवेज छोड़ा, वरना उन दिनों तो मैं खूब नॉनवेज खाता था। तो मैंने लिखा कि कोई क्या खाएगा क्या पिएगा ये उसकी निजी जिंदगी है, इसमें लोग ज्ञान देते हैं। तब तक मैं लिखा ही था, उसके अगले दिन ही लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल जो था लुलु मॉल, उसका उद्घाटन हुआ। और उसमें लुलु मॉल के जो मालिक थे उनके संग योगी जी एक ही गाड़ी में बैठकर, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसमें बैठ के मॉल का नजारा देख रहे थे। मैंने वो फोटो लगा के पूछा, मैंने कहा कि इस उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बड़ा कसाई खाना जिसका स्लॉटर हाउस बोलते हैं वो इन्हीं यूसुफ अली जी का है, जिनका ये लुलु मॉल है। यानी सबसे ज्यादा जानवर जो काटे जाते हैं उत्तर प्रदेश में वो यूसुफ भाई के स्लॉटर हाउस में काटे जाते हैं, और उन्हीं के संग योगी जी बैठ के उस मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं। और भक्त लोग जो हैं वो बिलाप कर रहे हैं कि साहब बेजुबान जानवर मारे गए मारे गए। अब तो ताजा रिकॉर्ड ये आया है कि भारत बीफ के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाला देश बन गया है। हम बीफ का इतनी बड़ी संख्या में आयात करते हैं कि बाकी सब देश पिछड़ गए। यानी हमारे देश में बीफ दनादन काट के विदेशों में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कई जगह के सर्टिफिकेट बताया है कि हलाला का सर्टिफिकेट मिलता है हमारे यहाँ। अब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता चुके हैं कि पूर्वोत्तर की गाय कोई और गाय होती है, इधर की गाय माँ है, वहां की गाय यम्मी यम्मी, इधर की मम्मी उधर की यम्मी। लेकिन ये सब विवाद चल रहा था, उसके बीच में हमारे शंकराचार्य जी ने बिल्कुल चोटी बांध ली, जैसे नंद ने चाणक्य ने चोटी बांधी थी कि वंश का नाश कर दूंगा, ऐसी शंकराचार्य भड़क गए हैं। अब तक तो ये मुसलमानों से कागज मांग रही थी सरकार कि मुसलमान दिखाओ, कागज दिखाओ, बांग्लादेशी कागज दिखाओ, घुसपैठी कागज दिखाओ। अब शंकराचार्य जी ने सीधा सीधा मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दिया कि भैया अगर तुम सच में हिंदू हो तो गौ माता को राज का दर्जा दो, राजमाता का दर्जा दो, प्रमाण पत्र दिखाओ कि तुम हिंदू हो, वरना हम लखनऊ में डेरा डालेंगे। यानी अब पहली बार उल्टा पड़ गया है। कहा तो शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे थे और कहा शंकराचार्य मुख्यमंत्री से हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि जो अपने आप को इतना कट्टर हिंदू कहते हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे भी सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। ये राजनीति कहां जाके रुकेगी? शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ, उसमें तरह तरह के संत अलग अलग मोर्चे पे कूद रहे हैं। कुछ नौटंकी टाइप के संत है, वो तो बीच बचाव का रास्ता देख रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम बाबा, वो इधर की ना उधर की। लेकिन वो कुछ जो संत हैं जो बड़े घृणित संत हैं, संत में नहीं कहना चाहिए, घृणित आदमी है, एक रामभद्राचार्य है, पता नहीं अपने आप को कहां से जगत गुरु कहते हैं, हमेशा हिंसा की, निगेटिविटी की बातें करते हैं। वो खुल के योगी जी के पक्ष में आ गए। अलग अलग संतों में बंटवारा है, लेकिन बाकी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के संग आ गए हैं। ये लड़ाई जो आपस में हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ी पड़ी, अभी तो जातियों के बीच में लड़ाई लड़वा रहे थे, लेकिन अब धर्म धर्म की लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई का अंत किस परिणति में होगा? योगी जी का पलड़ा भारी रहेगा, शंकराचार्य का पलड़ा भारी रहेगा, या दोनों के चक्कर में अखिलेश यादव का पलड़ा भारी हो जाएगा? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिसको हम हिंदू हिंद सम्राट और हिंदुत्ववादी नेता सबसे बड़ा देश का मान रहे थे कि मोदी के बाद योगी, आज तो डंट पड़ गया उनमें। अब तो उन्हीं से सबूत मांग लिया शंकराचार्य ने कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अब वो कैसे प्रमाण देंगे? उन्होंने कंडीशन भी लगा दी कि आपके यहाँ पे जो गौ हत्या हो रही है वो गौ हत्या तत्काल बंद करिए, उसका सबूत दीजिए बंद करने का, और गौ माता को राज्य माता घोषित करिए उत्तर प्रदेश में। ये तो आपके हाथ में है, ये तो आप कर सकते हैं।
संजय जी, दो चीजें हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं जो बहुत बड़ी हुई हैं, जिसमें आपके परम जिनको आप बहुत ज्यादा याद भी करते हैं, चाहते भी हैं, और आपके मुझे लग रहा है फेवरेट बाबा हैं वो शंकराचार्य, या जो भी उनको बोलते हैं वो हैं आपके कौन से वाले हैं वो, राम भद्राचार्य जी, जिनका आप अक्सर जिक्र किया करते हैं। उनको भी शंकराचार्य जी ने कहा कि ये तो नकली वाले हैं, असली सबसे सही जो बात। हम, हाँ, ये सबसे जो है यही नकली है, इनको भी प्रमाण पत्र देना चाहिए। और ये प्राइवेट सरकारी नकली। बाबा हैं, सरकारी हाँ सही सरकारी बात है। है। और ये बागेश्वर बागेश्वर तो जो है सब सरकारी जो है महात्मा है, सरकारी साधु संत है, जिसकी सरकार है उधर ही पीपनी बजा रहे हैं। लेकिन बात ये है संजय जी कि ये कहाँ हम पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी जिनको कह रही थी स्वर्ण समाज को, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के पोस्टों पे जूते बरसाए जा रहे हैं। अगर ये किसी दूसरे राज्य में हुआ होता, कांग्रेस शासित राज्यों में, ये किसी दल के लोगों ने किया होता, अभी तक उनके यहाँ बुलडोजर चल गए होते, अभी तक एफआईआर हो गई होती। एक सिंगल एफआईआर कहीं नहीं हुई है। और नारे लगे हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से अगर कोई टिप्पणी कर रहा है और उसके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है संजय जी। देखिए, हम भले कुछ भी कहते रहे, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, और चाहे वो विपक्ष की हो, चाहे उनकी हम जैसे लोग, आप जैसे लोग आलोचना करने वाले हों, इस तरह की टिप्पणी ना हम करेंगे और ना करनी चाहिए। लेकिन की लोगों ने, तो आप क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि आपने इतना बड़ा बवंडर कर दिया है जो आपको ले डूबेगा। देखिए संजय जी, आज तक भी मुझे लगता है कि राजीव गांधी से लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई हुआ नहीं है, और उनका आंकड़ा तो मोदी जी भी नहीं छू पाए, 400 थी उनकी। और क्या हुआ था मंडल कमंडल के बाद, क्या हुआ था, वीपी सिंह ने क्या कर दिया था, हवा निकाल दी थी। ये जो मुद्दा इन्होंने छेड़ा है, और ये जो इस मुद्दे का मजा लेना चाह रहे थे कि हम जो है शेड्यूल कास्ट के नाम पे स्वर्ण वर्ग को खुश कर दें, और ये पास तो होना नहीं है, कोर्ट में जाके फंस जाएगा, तो दोनों खुश। और यूपी में जो हमसे नाराज हो गया है ओबीसी, पिछड़ा और दलित जो है वो सब हमारे साथ वापस आ जाएगा। ये अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए। दूसरी बात यह है कि जो शंकराचार्य का पिछले 10-11 दिन से ये मामला चल रहा है, अब मुझे लग रहा है संजय जी ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और ये रौद्र रूप लेने जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील बनेगा ये। और उत्तर प्रदेश में आप मान के चलिए, मैं आपको बड़ी खबर दूंगा जब आप अगला सवाल पूछेंगे, उस पर व्याख्या तब करूंगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि योगी जी अपने भयंकर जाल में फंस चुके हैं। मैंने आपके कार्यक्रम में 2 बार कहा था कि ये शंकराचार्य जी का मामला इतना बड़ा नहीं है, और शंकराचार्य की कोई मांग ऐसी अनोखी नहीं है जो योगी जी पूरी ना कर पाए। उन्होंने कहा भाई सह सम्मान हमें जो है स्नान करने दिया जाए, और हमारा जो ये हमारे साथ जो इंसल्ट हमारी हुई है, हमारे जो वो बटुक ब्राह्मणों को पीटा गया है, हमारा जो अपमान हुआ है, उसके लिए सरकारी अधिकारी माफी मांगे। योगी जी आगे आके कह सकते थे गलती हुई है, और मैं जो अधिकारी हैं उनको दंडित करूंगा, उनको आप सस्पेंड करते, कुछ भी करते, और कहते ये तो संतों की सरकार है, तो मामला ही निपट सकता था। लेकिन योगी जी ने उल्टा नोटिस चस्पा किए उनके यहाँ पे, उनसे सबूत मांगे शंकराचार्य होने के, उनको काल नेमी बता दिया, तो मामला आपने आगे बढ़ा दिया। जब आपको लगा कि ये मामला हाथों से निकलता जा रहा और बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, तब आपने अफसरों को चुपचाप भेजा रात के अंधेरे में कि जाइए माफी मांग लीजिए। फिर भी शंकराचार्य जी ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि माफी आप हमारी इंसल्ट तो करें आप खुले में, हमें तो लिखित में नोटिस दें, हमारे यहाँ तो चस्पा करें आप, और आप चुपचाप रात को अंधेरे में अंदर आके माफी मांग ले, ऐसे नहीं चलेगा। फिर भी आप लिखित में माफी मांगिए और हमें स्नान कराइए इज्जत के साथ, तो हम छोड़ देंगे सब चीजें। उस पर भी वो तैयार नहीं हुए, तो शंकराचार्य जी वापस जो है बिना नहाए वाराणसी चले गए, और अब ये मामला बढ़ गया है। अब ये योगी जी के गले की हड्डी बन चुका है। और संजय जी मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के गले की हड्डी बन चुका है, और ये इतना बड़ा नुकसान करेगा जिसको संभाल नहीं पाएंगे।
अब वो आप कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे, प्रमाण आप दे नहीं पाएंगे, तो 10 मार्च को जो है मार्च हो जाएगा फिर साधु संतों का लखनऊ घेरने का, क्योंकि दिल्ली घेरेंगे तो मामला मोदी जी का बन जाएगा। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं भैया हमें छोड़ो, उधर लखनऊ घेर लो, तुम लोग जाओ और वहीं बैठो किसानों की तरफ घेर के, हमारे यहाँ मत आओ भाई, हमें मत आओ। क्योंकि आपने देखा होगा गुजरात में जाके, इधर तो हिम्मत नहीं हुई, गुजरात में जाके कहा अमित शाह जी ने कि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा, जो साधु संतों का अपमान करेगा, ऐसी सरकार लौट के नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है? ये मामला किधर जा रहा है? तो ये समझने वाली बातें हैं संजय जी। इसका ये कहाँ जाके रुकेगा, इसका क्या होगा, इसकी चर्चा अगली बार करते हैं जी। मलिक साहब, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जानने वाला बच्चा बच्चा जानता है कि स्वतंत्र देव इस समय योगी जी के सबसे करीबी मंत्री हैं, राइट हैंड है। योगी जी पूरी जान लगा रहे थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, और बड़ा बुरा हुआ कि जब नए प्रदेश अध्यक्ष आए तो स्वतंत्र देव को कुर्सी भी नहीं दी गई बैठने के लिए, कुर्सी खड़े रहे। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। अब स्वतंत्र देव दौरा करने जाते हैं और लोधी जाति के एक विधायक उनका गाड़ियों घेर लेते हैं, 50-60 मोटरसाइकिल आगे लगा देते हैं, गाड़ी लगा देते हैं, और फिर मारपीट ही नहीं हुई। मंत्री और विधायकों में तू मैं कहा, तो दोनों डिप्टी सीएम अब तक सीएम के पीछे पड़े हुए थे, उनकी कुर्सी रखने में लगे हुए थे, ब्रजेश पाठक भी और केशव मौर्य भी, दिल्ली के इशारे पर। और अब जो है मंत्री के पीछे विधायक लग गए हैं। अखिलेश यादव मजा ले रहे हैं कि अब तक तो डबल इंजन टकरा रहे थे, अब तो डिब्बे भी टकराने लगे हैं। ये विधायक की इतनी हिम्मत हो गई बीजेपी के कि वो योगी आदित्यनाथ के दाहिने हाथ सबसे करीबी मिनिस्टर स्वतंत्र देव को ऐसे गाड़ियों से घेर ले, और पुलिस से कार्यकर्ता तू मैं गाली गलौज हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में जो लठ बज रहे हैं आपस में, मैं कहता था कि भाजपा को भाजपा ही निपटाएगी। ओडीन भैया के संरक्षण देते देते योगी जी कहां पहुंच गए कि क्या दिल्ली के साजिश में फंस गए? क्या ये साजिश दिल्ली की है? क्या योगी जी की व्यू रचना जो आप कह रहे थे होने वाली है, हो रही है, इसका परिणाम क्या होगा? देखिए संजय जी, निश्चित तौर पर मान लीजिए कि ये जो मामला चल रहा है इसमें भी योगी जी घिर चुके हैं, योगी जी अकेले पड़ चुके हैं, पर योगी जी के साथ जो गाहे बगाहे कुछ नेता है उनको भी घेरा जाना शुरू हो गया है, ये आप देख लीजिए। अब दूसरी चीज, मैं आज एक्चुअली कई मंत्रालयों में गया, कई नेताओं से मिला, क्योंकि ये भी पहली बार होगा, मुझे लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि संडे के दिन बजट पेश हो रहा है और पार्लियामेंट संडे के दिन भी चलेगी, क्योंकि 1 फरवरी निश्चित कर दिया गया कि 1 फरवरी को ही बजट आएगा। तो दिल्ली में काफी चहल पहल है, तमाम मंत्री सांसद सब यही हैं। मैं अभी आधे घंटे पहले घर लौटा हूँ, बहुत सारी चीज गलियारों में चर्चा है, गलियारे में चर्चा है कि यूपी से भारतीय जनता पार्टी की विदाई कल्याण सिंह स्टाइल में होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो महामहिम है, भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं जो आज चला रहे हैं, उनको अलग अलग नामों से आप जानते हैं, उन्होंने ये कह दिया कि कुछ स्टेट हारने के लिए भी होते हैं भाई। हम लगातार 4 स्टेट जीते हैं, अभी हम बंगाल जीतने जा रहे हैं, आसाम जीतने जा रहे हैं, तो यूपी जैसा देश कोई स्टेट अगर हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोकसभा में भी हारे हैं, वहां कोई बात नहीं। आज क्योंकि आपने शाम दाम दंड भेद सब कर लिया है और आप योगी जी को नहीं हटा पाए हैं, तो उसका तरीका ये है कि चाहे ये साधु संतों वाला मामला हो, चाहे जो आपने मंत्री को घेरने वाला मामला हो, चाहे पीछे आपने देखा कि ब्राह्मण समाज के विधायकों का मीटिंग करना हो, और चाहे ये यूजीसी का मामला हो, इनका सबका सेंटर पॉइंट एक जाके बनता है कि उत्तर प्रदेश से बाबा की विदाई। और इसके सामने जो तस्वीर पलटी है, जो मैं बताया आपको, मैं गया था, चर्चाएं चल रही हैं, मैं इस बात की कोई पुष्टि तो नहीं करता क्योंकि ये कानाफूसी है और ये एक अंदाज लोग लगा रहे हैं, कह भी रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, लेकिन कई लोगों ने जो हमें बात कही है कि अमित शाह जी ने ठान लिया है कि बाबा को बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को अमित शाह जी ने बुलाया और उनको कहा कि अखिलेश जी को कहिए कि वो यूपी में तैयारी करें।
बस दिल्ली में जो चिपके रहते हैं राहुल गांधी से, उससे थोड़ी उचित दूरी बनाए और पार्लियामेंट में थोड़ा कम साथ में दिखे। और कभी अगर ऐसा दबाव पार्लियामेंट में बन जाए विपक्ष का, कांग्रेस का, तो उस दिन छुट्टी उट्टी पे चले जाए। तो दिल्ली इधर सुरक्षित हमें रहे और आप यूपी में जाइए, अपना मामला फिट करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं वो रणनीति बना रहे, और उस रणनीति में, उस चक्रव्यूह में क्या बाबा फंस चुके हैं और बाबा को कोई रास्ता निकलने का नहीं दिख रहा है, इस तरह की चर्चाएं भी दिल्ली के लुटियंस जोन में है, गलियारों में है। और ये क्योंकि तार जुड़ते हैं कहीं ना कहीं जाके, जब आप इसका विश्लेषण करते हैं, जब आप इन चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, हालात की बात करते हैं, मुझे लगता है 11 साल में पहली बार इस तरह का एक स्टेटमेंट आया है अमित शाह का कि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा उनको उस पार्टी की सरकारें पलट के नहीं आती हैं। तो कौन कर रहा है सनातन धर्म का अपमान, कौन कर रहा है साधु संतों का अपमान, कहां पे सरकार पलट के नहीं आने वाली है? मतलब सरकार है पलट के नहीं आने, तो आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो है नहीं साधु संतों की सरकार, वहां तो सनातन धर्म का अपमान हो ना नेपाल में हो रहा, ना बांग्लादेश में है, भाई बाकी जगह तो है नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश की बात कर या फिर उधर हो, भाई बांग्लादेश में हो या कर्नाटक की बात भी नहीं चल रही, कर्नाटक में कल सुबह इलेक्शन है नहीं। तो मेरे जैसा अगर थोड़ा सा कम बुद्धि वाला, औसत बुद्धि वाला छोटा पत्रकार अगर अंदाजा लगाता है तो मैं तो उत्तर प्रदेश पे लगाता हूँ, बाकी हो सकता है आसाम वगैरह पे लगाएं, नेपाल भूटान पे भी लगा सकते हैं कुछ लोग। तो संजय जी इस तरह की चर्चाएं जताती है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत भयंकर उथल पुथल चल रही है, और ये ऊंट जो बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक ऊंट है, इस बार उल्टे करवट बैठने जा रहा है, और मुझे लगता है उसकी शुरुआत आप उत्तर प्रदेश से देखेंगे। जी मलिक साहब, बड़ी भयंकर बात बता दी आपने, और इसकी चर्चा तो चल रही थी, लेकिन आज आपने मंच से ये बात कह दी। दूसरी बात कि योगी आदित्यनाथ अब तक ऊंची जाति की राजनीति कर रहे थे। वहां जहां तक मैं समझ पाया उनकी राजनीति की बात, उनको लगता था कि राजनाथ सिंह अब काफी उम्र हो गई है उनकी, और क्षत्रिय नेता कोई भारतीय जनता पार्टी में अब कोई मजबूत बचा नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति थी वो मुझे इशारा कर रही थी कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत क्षत्रिय नेता के रूप में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं, बल्कि बना भी लिया उन्होंने। आप देखो ना, वो सिपाही जो कफ सिरप में जो नामजद हुआ जेल चला गया, एक सिपाही की करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उस पर बुलडोजर नहीं चला। कोरिन भैया आज तक बाहर घूम रहे हैं, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो वो क्षत्रियों में एक संदेश देना चाहते थे कि भाई क्षत्रिय हैं तो हम आप सुरक्षित हैं, और दिया भी उन्होंने, और क्षत्रिय नेता बने भी वो। इस बीच में जो दिल्ली के इशारे पे यूजीसी की जो गाइडलाइंस जारी हुई, उसने पूरा मामला उलझा दिया, और एक तरफ हम देख रहे थे कि किस तरह पिछड़ा बनाम अगड़ी जाति है उलझकर रह गई। तो योगी जी की जो राजनीति थी, ऊंची जाति की राजनीति, उसका ही विरोध उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शुरू हो गया। ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब लोग सड़कों पे आ गए। तो क्या ये भी दोनों के टकराहट का एक नतीजा था कि अगर योगी आदित्यनाथ ऊंची जाति की राजनीति करना चाहते हैं तो इस ऊंची जाति की राजनीति को खत्म किया जाए? और ये बड़ा खतरनाक खेल नहीं था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने स्टे दिया है, तो पिछड़ा और दलित मांग करने पे आप अध्यादेश ले आइए। जब निर्वाचन आयुक्त का चयन होना था, सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि वही एक जज भी होना चाहिए, तो सरकार एक अध्यादेश ले आई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। तो अगर आपको पिछड़ों और दलितों को अधिकार देना है तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के खिलाफ एक अध्यादेश ले आइए कि पिछड़ों दलितों को अधिकार देना है। हमारी रिपोर्ट की, कमेटी की रिपोर्ट की सही रहेगी। आपको लग रहा है कि बीजेपी अब तक के सबसे मजबूत और सबसे भयंकर जो विपक्ष का हमला था उसमें उलझ कर रह गई है, उसका अंजाम क्या होगा? संजय जी, अगर ये देखें, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बहुत रणनीतिक फैसला किया था और एक रणनीति ये चलाने की कोशिश की थी उत्तर प्रदेश के और बंगाल के चुनाव से पहले, कि इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा दलित भारतीय जनता पार्टी से अलहदा होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गया है, कहीं ना कहीं उसको एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आपकी चिंता करती है और आपके लिए वो डिसीजन ले रही है। ये सोच के इन्होंने ये किया था। दूसरा, इनको ये था कि ये चलेगा तो है नहीं, क्योंकि इसमें कई सारे लूप होल छोड़े गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके अटक जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट में अटके और चाहे बाद में पार्लियामेंट में अटके।
तो इससे क्या होगा कि ऊपर रुक जाएगा और नीचे से हो जाएगा, तो हमारा जो है हित सध जाएगा और हम जहां तीर मारना चाह रहे हैं वहां तीर लग जाएगा। लेकिन संजय जी, ये तीर उल्टा लग गया है। इससे जो स्वर्ण जातियां हैं, जो जिनको आप ब्राह्मण और बनिए कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत नाराज हैं, जो सॉलिड रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे। दूसरी बात, आप जिस प्रकार से योगी जी की कर रहे हैं, योगी जी ठाकुरवाद को, जातिवाद को बढ़ावा इसलिए दे रहे थे कि वो एक छत्र ठाकुर नेता बनना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनाथ जी केंद्र में मंत्री हैं, वो भी बड़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन क्या आप अकेले ठाकुरों के बलबूते पर राजनीति कर सकते हैं? क्या आप ब्राह्मणों को, बाकी जातियों को नाराज करके आप राजनीति कर सकते हैं? आप दिल्ली पहुंचने के सपने देख रहे हैं, क्या दिल्ली जा सकते हैं? उसी दिल्ली जाने के सपने की हवा निकालने के लिए ही शंकराचार्य को आपके खिलाफ यूज किया गया है। उसकी हवा निकालने के लिए जाइए, आप ले जाइए ठाकुरों को, अकेले ठाकुर देखते हैं आपको कहां तक ढोते हैं, कहां तक लेके जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि योगी जी इस मामले में फंस गए हैं। और देखिए संजय जी, योगी जी को दिल्ली जाने के लिए मोदी के बाद योगी, ये जो चल रहा था, चाणक्य जी कैसे ऐसा होने देंगे? दूसरी चीज ये है कि जो मैं अगर विश्लेषण योगी जी का करता हूं और हम ये देखते हैं कि मोदी जी के रास्ते पे ये चल रहे हैं, मोदी जी शुरू में हिंदू हृदय सम्राट थे और उनके ऊपर जिस तरह के आरोप 2002 में लगे थे और बाद में धीरे धीरे उस लकीर को लेकर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने उस लकीर को मिटा दिया था जब वो विकास पुरुष की छवि लेकर दिल्ली पहुंचे थे। 2008-2009 तक उन्होंने विकास पुरुष की छवि बना ली थी और वो जो कट्टरवादी चेहरा था उसको धीरे धीरे उन्होंने खत्म कर दिया था और वो विकास पुरुष बन के दिल्ली आए थे, ये भी आपको मानना होगा। पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ आपके लुल्लू मॉल को छोड़ के जिसको योगी जी कह सके कि हमने उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। भले ही आप कानून व्यवस्था का दावा ठोकते रहे, भले ही आप लुल्लू मॉल की जमीन भी अखिलेश यादव ने दी थी जी, और दूसरा जो है, भले ही आप जो है बुलडोजर बाबा और जो है दूसरा आप जो है कानून व्यवस्था की बात करें, लेकिन आप अभी उस तरह से उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि आप योगी जी की बात करें। आप हिंदू हिंदू सम्राट, कट्टर हिंदू की छवि आपने बना ली थी, लेकिन पिछले 15 दिनों में जो आपकी इस छवि को झटका लगा है, ये बहुत बड़ा मुश्किलात में योगी जी आ गए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात बहुत खराब हो रहे हैं और राजनीति बहुत तेज हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझसे बातचीत की, समय दिया, थैंक यू। ये देखिए केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।